दो भाई दोनों तबाही, एक पाकिस्तान टीम के लिए तबाही है और एक इंडिया की टीम के लिए तबाही है। और आकिब जावेद भी सोच रहा होगा कि मुझे जो अपना सदियों पुराना जो भाई था, मेरा जो बिछड़ा हुआ था, वो मुझे वापस मिल गया है। इंडिया की टीम ने भी वही हरकतें शुरू कर दी हैं जो पिछले 2 सालों से पाकिस्तान की टीम करती आ रही है। इंडिया की टीम लगातार 2 सीरीज़ हार चुकी है, पहले आयरलैंड से, उसके बाद इंडिया की टीम इंग्लैंड से सीरीज़ हारी। और पाकिस्तान भी यही हरकतें करता आ रहा है। और जो हरकतें आकिब जावेद करता था, पाकिस्तान टीम में फेवरेटिज्म या अपने कुछ चंद प्लेयर को खिलाना और कुछ प्लेयर्स को इग्नोर कर देना, सेम वही हरकतें इस वक्त इंडिया की टीम में गौतम गंभीर करता आ रहा है। अच्छी खासी बनी बनाई वर्ल्ड चैंपियन टीम का गौतम गंभीर ने बेड़ा गर्क करके रख दिया सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाकर। खैर, अब जो खबर आ रही है, आईसीसी रैंकिंग भी अपडेट हो चुकी है। और ओलंपिक्स का आपको पता होगा कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक रेस है, क्योंकि दोनों एशिया की टीमें हैं और दोनों में से एक टीम ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है। तो इंडिया की टीम क्योंकि रैंकिंग में ऊपर है और अभी इंग्लैंड से हारकर इंडिया की टीम की रैंकिंग थोड़ी सी नीचे आ चुकी है, लेकिन क्या अब इंडिया की टीम पाकिस्तान की रैंकिंग से नीचे आ सकती है? कितने पॉइंट्स का फ़र्क है दोनों के दरमियान? और इंडिया के जो आने वाले मैचेस हैं, T20 मैचेस, वो किन किन टीमों के साथ हैं? कितने मैचेस इंडिया के टफ होंगे? किस कंडीशन में इंडिया ने T20 मैचेस खेलने हैं? और पाकिस्तान के T20 मैचेस कौन कौन सी टीमों के साथ हैं? क्या पाकिस्तान रैंकिंग में ऊपर जा सकता है? क्या इंडिया रैंकिंग में नीचे आ सकता है पाकिस्तान से? क्या कुदरत का निज़ाम एक बार फिर हमारी जो निकम्मी टीम है, मैं तो अपनी टीम को निकम्मी टीम बोलूँगा, क्योंकि हम हर दफ़ा कुदरत के निज़ाम के आसरे पर बैठे होते हैं, क्योंकि ख़ुद तो हमारी टीम ने, हमारे प्लेयर्स ने मेहनत करनी नहीं होती। तो कुदरत का निज़ाम एक बार फिर हमें जो है वो पाकिस्तान टीम की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने मैचेस इंडिया को हारने पड़ेंगे और पाकिस्तान को जीतने पड़ेंगे, इस पर बात करते हैं। उसके अलावा बाबर आजम कैप्टन बनने के बाद एक पॉडकास्ट उनका आया है और उसमें सलमान भट्ट के साथ बैठे हैं। सलमान भट्ट पूछ रहे हैं कि आपके पास जीतने का क्या फार्मूला है, क्योंकि पिछले कैप्टन जो शान मसूद थे वो तो लगातार हरवा रहे थे पाकिस्तान टीम को, तो आप क्या नई चीज़ लेकर आए हैं? तो बाबर आजम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है, बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला बताया कि ये फार्मूला है मेरे पास, इस फार्मूले की मदद से मैं दौरा वेस्ट इंडीज़ और दौरा इंग्लैंड के ऊपर दोनों टीमों को हराने की कोशिश करूंगा। तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो आईसीसी रैंकिंग को अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम जो वर्ल्ड चैंपियन थी, जो नंबर 1 पर थी, और अब वो नंबर 2 पर आ चुके हैं। इस वक्त इंडिया की टीम की रैंकिंग जो है वो 268 पॉइंट है। और इस सीरीज से पहले इंग्लैंड के 4 मैचेस हारने से पहले इंडिया के पॉइंट 275 थे, मतलब इंडिया के 7 पॉइंट कट चुके हैं। इंडिया जो है वो नंबर 2 रैंक की टीम से हारी है, कोई ज़्यादा इंग्लैंड की रैंकिंग बुरी नहीं थी, इसलिए सिर्फ 7 पॉइंट घटे हैं इंडिया के 4 मैचेस हारने के बाद। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के 240 पॉइंट हैं, इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में 6ठे नंबर पर। तो अब जो डिफरेंस है पाकिस्तान इंडिया का, वो तकरीबन कोई 28 पॉइंट का है। अब पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकता है या पाकिस्तान का चांस कैसे बन सकता है? पाकिस्तान को तकरीबन कोई 10-12 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा अपनी रैंकिंग में, और इंडिया को कोई 10-15 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा। अब ये कैसे हो सकता है? इंडिया की जो अगली सीरीज है वो जिम्बाब्वे के साथ है। जिम्बाब्वे क्योंकि एक लो रैंक की टीम है और जिम्बाब्वे के साथ 3 T20 मैचेस इंडिया ने खेलने हैं। अगर 3 में से जिम्बाब्वे की टीम एक आधा मैच भी जीत जाती है तो इंडिया को इस चीज़ का नुकसान होगा, क्योंकि जिम्बाब्वे की 12वीं रैंकिंग है इस वक्त। और अगर आप लो रैंकिंग की टीम से एक मैच भी हार जाते हैं और 2 मैच बेशक आप जीत जाएं, तो आपके पॉइंट 2-3 पॉइंट वैसे ही कट जाएंगे, क्योंकि जिम्बाब्वे जो लो रैंक की टीम है, अगर वो आपको हराएगी तो रैंकिंग के पॉइंट आपके ज़्यादा कटेंगे। उसके अलावा इंडिया ने फिर जो न्यूजीलैंड है उसका टूर करना है। 5 T20, न्यूजीलैंड की कंडीशन भी लगभग इंडिया जो इंग्लैंड है उस जैसी होती है, तो न्यूजीलैंड में भी ग्रीन पिचेस होती हैं। तो न्यूजीलैंड की कंडीशन में भी कोई आसान नहीं होगा। न्यूजीलैंड भी चौथे नंबर की रैंकिंग की टीम है। अगर न्यूजीलैंड से कोई 3-4 मैचेस हार जाता है इंडिया 5 में से, तो इंडिया के कोई 8-10 पॉइंट कट जाएंगे उस टूर पर भी, अगर इंडिया न्यूजीलैंड में हार जाता है, जो कि पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। उसके अलावा इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ के साथ भी खेलना है, क्योंकि वो अपने घर पर ही खेलेंगे। वेस्ट इंडीज़ भी कोई इतनी आसान टीम नहीं है और रैंकिंग में लो है। अगर 5
T20 में से वेस्ट इंडीज़ कोई 2 T20 भी इंडिया को हरा देता है, वैसे तो इंडिया 3-4 T20 भी वेस्ट इंडीज़ इंडिया से जीत सकता है, अगर 2 T20 भी हरा देता है फिर भी इंडिया के पॉइंट कटेंगे, क्योंकि इंडिया इस वक्त दूसरे नंबर पर है, हाई रैंक की टीम है, और वेस्ट इंडीज़ लो रैंक की टीम है, तकरीबन कोई 8वें-9वें नंबर पर है वेस्ट इंडीज़। तो जो इंडिया है उसके पॉइंट फिर कटेंगे। उसके अलावा इंडिया की टीम की सीरीज़ श्रीलंका के साथ भी है। श्रीलंका की कंडीशन में जो है वो इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होता, ओडीआई सीरीज़ भी है, पिछले साल हार गए थे, तो T20 सीरीज़ में भी जो है अगर एक आधा मैच वहाँ जाकर भी हार जाते हैं तो इनके 10-15 पॉइंट ईजीली कट जाएंगे इतने मैचेस हारने के बाद। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान ने अभी जो 3 T20 मैचेस की सीरीज़ अपने होम पर खेलनी है श्रीलंका के साथ, और उसके अलावा पाकिस्तान अगर 5 T20 मैचेस इंग्लैंड ने, क्योंकि ट्राई सीरीज़ के लिए ओडीआई सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का टूर करना है अक्टूबर के महीने में, तो अगर 5 T20 मैचेस इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान रख लेता है, क्योंकि इंग्लैंड इस वक्त रैंकिंग में नंबर 1 की टीम है, और अगर 5 T20 मैचेस रख कर पाकिस्तान इंग्लैंड को 4 मैचेस भी हरा देता है तो पाकिस्तान के पॉइंट जो है 140 से 150 तक पहुंच जाएंगे, और श्रीलंका के साथ भी अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो 150 52-55 के करीब पहुंच जाएंगे। तो दूसरी तरफ इंडिया अगर अपने मैचेस जिस तरह हारता आता है तो भाई कुदरत का निज़ाम कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान टीम पहले भी कुदरत के निज़ाम के भरोसे पर चलती आ रही है, तो पाकिस्तान को ओलंपिक में जो क्वालिफाई करने का चांस है वो बन सकता है, अभी भी पॉसिबिलिटी है। तो बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इसके अलावा बाबर आजम ने दौरा वेस्ट इंडीज़ और दौरा इंग्लैंड को लेकर जीत का एक फार्मूला बताया। सलमान बट ने एक पॉडकास्ट किया बाबर आजम के साथ, क्योंकि बाबर आजम का जब पहला दौर था कप्तानी का, जब आज से 2-3 साल पहले बाबर आजम टेस्ट के कप्तान थे, तो उस वक्त भी उनके पास यही हथियार था, फास्ट बॉलिंग। नसीम शाह उस वक्त अच्छी फॉर्म में होते थे, अच्छी फिटनेस थी उनकी, तेज़ बॉलिंग करते थे। आज के नसीम शाह और 2 साल पुराने नसीम शाह में बहुत फ़र्क था। शाहीन शाह अफरीदी भी अच्छी बॉलिंग करते थे उस वक्त, तेज़ बॉलिंग करते थे। तो इस टूर पर बाबर आजम ने जो जीत का फार्मूला बताया वो ये बताया है कि इस दौरे पर हम, क्योंकि आमिर जमाल को हमने सेलेक्ट किया है जो 140 प्लस से ऊपर बॉलिंग करता है, उसके अलावा हमने मोहम्मद अली को चांस दिया है जो इस PSL में 140 प्लस की बॉलिंग करता था। होपफुली कि मोहम्मद अली जो है वो दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ पर भी 140 पर ही बॉल करे, वहाँ जाकर ये जो है वो इनकी बॉलें जो है वो हल्की हो जाती हैं, इनकी स्पीड कम हो जाती है। PSL में तो हर कोई 140 प्लस को टच कर रहा होता है। उसके अलावा तीसरे नंबर पर उबैद शाह की पेस उन्होंने कहा 145 प्लस है। तो हम जो पहले हमारे पास जो वीक पॉइंट था शान मसूद की कप्तानी में, जो टेल होती थी, टेल एंडर होते थे, ऊपर से तो आउट कर लेते थे, जो टेल एंडर होते थे उनको आउट करने में हम नाकाम रहते थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा रन्स पड़ जाते थे और मैचेस हार जाते थे। तो अब जो है वो हमारे पास 145 प्लस के बॉलर हैं 2-3, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी टीमों को आउट करें और जो टेल है उसको रन्स बनाने का मौका ना दें, क्योंकि टेल जो है आपसे मैच छीन कर ले जाती है। पिछले काफ़ी मैचेस में हमने देखा, जिस तरह साउथ अफ्रीका में रबाडा खड़े हो गए थे, उन्होंने रन्स मार दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, और भी 2-3 मैचेस हैं हमने इसी तरह हारे हैं। तो बाबर आजम ने ये फार्मूला बताया कि भाई मेरे पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं, अब अगर अली रज़ा भी आ जाता है तो फिर तो भाई पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो पूरी हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है बाबर आजम के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।